असलियत में इसके मायने इतने ज़्यादा बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार के अंदर खलबली मच गई है और उन्हें अपने आने वाले दिन बुरे दिखाई देने लगे हैं। जाति जनगणना का क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं और ये भारतीय राजनीति पर क्या फ़र्क डाल सकती है, क्या प्रभाव डाल सकती है, ये आने वाली मैं कुछ मिनटों में आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जनगणना है उसके आंकड़े क्या हैं, उसके बाद आगे की बात करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस जाति गणना से इतनी बिलबिलाई हुई क्यों है, उसे क्या खतरा है और क्यों इस जाति गणना से उनके हाथ से सरकार जाती हुई नज़र आने लगी है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो इस जनगणना में जो डाटा दिया गया है उसमें पिछड़ा वर्ग बताया गया है 27.12, उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68। ये तो थी जातिगत जनगणना। इसके बाद इन्होंने धार्मिक जनगणना भी करवाई है जिसमें हिंदुओं की संख्या लगभग 82% बताई गई है और मुस्लिमों की आबादी करीब 17% है और बाकी ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन इन सब की जनसंख्या 1% से भी कम है। इसलिए मैं मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम और ये पिछड़े वर्ग की बात करूंगा। मोदी जी का अपना चेहरा एक बड़ा है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक समय सीमा होती है, एक वैलिडिटी होती है, एक वैधता होती है और पिछले करीब 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे के अंदर अब वो चमक नहीं बची है, वो प्रभाव नहीं बचा है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश के अंदर सरकार बना सके। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे, किस चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। तो पिछले चुनाव में इन्होंने राष्ट्रीयता के ऊपर दाव खेल दिया था, देशभक्ति के ऊपर दाव लगा दिया था, देश के अंदर देशभक्ति की एक उबाल आ गया था जिससे इनकी नैया पार हो गई थी। बहुत सारे सवाल हैं कि पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या कैसे हुई, बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कहाँ से RDX आया, एक बड़ा सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक की कितनी सच्चाई थी, कितनी कामयाबी थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर छुटमुट गोलीबारी चलती रहती है, कभी इधर से कभी उधर से, वो चलता रहता है। चुनाव से पहले मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर जितने हवाई जहाज़ उड़ाए, जितने गोले दागे, बालाकोट में जो बम विस्फोट हुए, उनमें कितने पाकिस्तानी मारे भी गए या नहीं मारे गए, ये भी अपना आप में एक सवाल है, एक बड़ी पहेली है। तो ये जो राष्ट्रीयता का जो मुद्दा था इस चुनाव में वो नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी चल चुका है। मंदिर भी इस बीच में आएगा, लेकिन मंदिर के नाम पर मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा वोट मिलेगा। दोस्तों, ले देकर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक हिंदुत्व का मुद्दा बचता है और ये मानिए कि हिंदुत्व का मुद्दा काम करता है, इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती, मोदी जी कभी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच से हटकर अगड़ों और पिछड़ों के बीच में चली जाए। इसलिए मोदी जी और मोदी जी की सरकार हमेशा जाति जनगणना का विरोध करते रहते हैं। वो पार्टी कभी नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चले कि समाज के अंदर और देश के अंदर आखिर उनका साइज कितना है, उनका आकार कितना है, उनकी संख्या कितनी है। मोदी जी और भाजपा की सिर्फ यही नीति है कि हिंदू और मुस्लिमों की देश के अंदर लड़ाई रहे, क्योंकि जितना हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कड़वाहट होगी, दुश्मनी होगी, नफरत फैलेगी, उसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश के अंदर ये माहौल बना रहे कि हिंदुत्व खतरे में है, क्योंकि जिस दिन पिछड़े वर्ग को ये पता चल गया कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है, देश के अंदर हमारा आकार कहाँ है, उस दिन पिछड़ा वर्ग अपना हक मांगेगा, अपना आरक्षण मांगेगा, सरकार के अंदर अपनी भागीदारी मांगेगा, अपना मान सम्मान मांगेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि ये युवा जो पिछड़े वर्ग का है, ये हमेशा अपने गले में अंगोछा बांधकर गोरक्षक बन जाए, हिंदू वाहिनी बन जाए, कुछ इस तरह का बन जाए, मैं अपने आप को कट्टर हिंदू, जय श्री राम के नारे लगाए और हमें वोट देता रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि ये पिछड़ा वर्ग कभी
अपने शक्ति को पहचाने, वो हमेशा चाहेगी कि हमेशा ये कट्टर हिंदू बना रहे, जिससे हमारा ये बेवकूफ़ों का एक दल बना रहे और हमें सीधे सीधे चुपचाप वोट मिलती रहे। इस जाति जनगणना का जो डाटा सामने आया है, जो निष्कर्ष सामने आया है, उससे देश में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो फ़र्क ये पड़ेगा कि अब ओबीसी को पता चल चुका है कि हमारा साइज कितना है, हमारी संख्या कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है। 63% अगर ये आंकड़ा बिल्कुल सही है तो एक तरह से 2/3 हिस्सा बनता है ओबीसी का। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी 63% वोट एक साथ इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि वोट हमेशा बढ़ती हैं, बिखरती हैं। ओबीसी भी बिखरेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए ये अनुमान लगा लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि एक साथ वोटिंग करती है, तो जिधर भी ये वोट चला गया सरकार पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे ये बात भी बतानी ज़रूरी है कि जो हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा है, मतलब झगड़ा है नहीं, लेकिन जो झगड़ा खड़ा किया गया है, योगी जी ने बोला है कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो ये जो 80% है, इसके अंदर जो ज़्यादा संख्या के लड़के हैं, युवा हैं, महिला पुरुष हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि वो अपने आप को पिछड़ा समझे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये अपने आप को हिंदू समझे। अपने आप को कट्टर हिंदू समझने का मतलब है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। लेकिन जिस दिन ये ओबीसी वर्ग अपने आप को पिछड़ा वर्ग समझने लगेगा, हिंदुत्व के बजाय ये अपने आप को पिछड़ा, तो ये सोचना शुरू करेगा। और फिर ये जो सबसे पहले मांग उठने वाली है, सरकार के ऊपर जो दबाव आने वाला है, वो इस बात का आएगा कि दूसरे राज्यों में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के बाद में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है वो ये पड़ेगा कि लोग ये डिमांड करेंगे कि समाज के अंदर, देश के अंदर हमारी जनसंख्या जिस देशों में है, जिस अनुपात में है, हमें अपने हक भी उसी देशों में चाहिए। यानी कि राजनीति में भी हमें आरक्षण इतना चाहिए, नौकरियों में भी हमें इतना आरक्षण चाहिए, और जो सरकारी सेवाएं हैं हमें उतना ही आरक्षण चाहिए जितनी हमारी जनसंख्या है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सरकार को इस बात के सामने झुकना पड़ेगा। जिस टाइम और जिस दिन ये कट्टर हिंदू बना हुआ ओबीसी, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आज अपने आप को कट्टर हिंदू समझता है, जिस दिन उसकी आंखें खुल गई, जिस दिन उसके अंदर ये अकल आ गई कि मेरे को कट्टर हिंदू बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ओबीसी बनने में फ़ायदा है, उस दिन ये ओबीसी वर्ग सरकार से पूछेगा कि सरकार हमें ये बताइए कि सरकार से हमें ओबीसी को हमें क्या मिला, आपने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या दिया, आपने अपनी सरकार के अंदर हमारा क्या प्रतिनिधित्व दिया, हमारे कितने लोगों को आपने ऊंचे पदों के ऊपर बैठाया। ओबीसी सरकार से, मोदी जी से उस दिन ये सवाल करेगा कि मोदी जी आप हमें ये बताइए कि देश के अंदर लगभग 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से में सीएम आपने ओबीसी को बना रखा है। उस दिन ओबीसी पूछेगा कि साहब आप हमें ये बताइए कि आपने हमारे गवर्नर किस राज्य में बना रखे हैं, एलजी कहाँ पे बना रखे हैं। हम लगातार हिंदू बनते रहे, कट्टर हिंदू बनते रहे, उसका हमें क्या नतीजा मिला, क्या अंजाम मिला, हमारे पेट में कहाँ रोटी गई है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे साथ आगे बने रहें, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ में रहे। जय हिंद।